हेलो एवरीवन। आज हम जीके पढ़ेंगे, यानी कि जीके में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। और इतिहास में डोसेंट में पहला चैप्टर है भारत का इतिहास। तो हम लोग आज भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करते पूरा हिस्ट्री को कवर करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भारत देश है वो एक उपमहाद्वीप है। जैसे कि 7 महाद्वीप हमारे होते हैं, जिसमें से एशिया एक महाद्वीप है और उसके अंदर आता है भारत। तो भारत है हमारा उपमहाद्वीप। और जो हिमालय भारत के उत्तर मतलब ऊपर की ओर हिमालय है और भारत के दक्षिण में समुद्र है। और भारतवर्ष के नाम से हमारा देश जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था? कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। पहले के लोग, बहुत प्राचीन लोग हमारे देश को जम्बू द्वीप कहते थे, लेकिन भरत जो था वो एक कबीले के नाम पे हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु कहते थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसे बुलाते थे। सिंधु नदी के नाम को जोड़ते हुए इसे सिंधु कहकर बुलाते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कह और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। प्राचीन से लेके जब मध्यकाल, प्राचीन में तो इसे जम्बू द्वीप कहते थे। उसके बाद ईरानी लोग सिंधु के नाम पे इसे हिंदू कहते थे, हिंदुओं का देश। फिर यूनानी इसे इंदे, अरबी इसे हिंद, और फिर ऐसे करते करते मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान, हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। हिंदुस्तान भी हिंदू से बना हुआ है, लेकिन हिंदू एक फारसी शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो देखिए, हमारे भारत देश के नाम के पीछे इतनी सारी कहानियाँ हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से बना है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उसे बांटने का श्रेय एक जर्मन इतिहासकार को जाता है। ओके, अब हम लोग तो 3 भाग है भारत के इतिहास को पढ़ने के। उसमें से सबसे पहला जो प्राचीन भारत है उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो 4 तरह से हम लोग प्राचीन भारत को जान सकते हैं, जिसमें धर्म ग्रंथ
एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारियाँ ही महत्वपूर्ण है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ तो वेद है, ये सबको पता है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेद व्यास जी को ही वेद का संकलनकर्ता माना जाता है और वेद वसुदेव को कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपचारूष्य मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए हम लोग वेद जान लिए, वेद के प्रकार जान लिए, अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋचाओं ऋग्वेद में ऋचाओं आते हैं, उसके ही क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। ये सब आप याद कर लीजिएगा आप लोग। 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ये सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, पहले मैंने आपको बताया था, और इसके तीसरे मंडल में ये बात कही गई है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है। और चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने हुए हैं। 10वें मंडल में है, जो प्राचीन इतिहास में इसे 4 मंडलों में 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके बारे में हम आपसे कल चर्चा करूँगी। तो आज आप इसको पढ़िए, देखिए लुसेंट को और रिवीजन कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक